हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आपको किसी भी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने प्रकट करूंगा। फिर वीडियो को प्रारंभ करूंगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हजारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। बीए पार्ट 2, बीए द्वितीय वर्ष, बीए सेकेंड ईयर भी हम लोग बोल सकते हैं। बीए सेकेंड ईयर में आज हम लोग देखने जा रहे हैं साइकोलॉजी, बोले तो मनोविज्ञान, ऑनर्स पेपर 3 के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। वही सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और इस वर्ष भी 100% पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो साइकोलॉजी के, ये सारे प्रश्न जो है साइकोलॉजी के अनुभवी प्रोफेसरों के द्वारा काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। और प्यारे दोस्तों, यदि आपको विश्वास न हो तो सभी के पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही, क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपके सामने अभी देखने को मिल रहा है, ये सारे प्रश्न एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार और इस वर्ष भी 100% पूछे जाएंगे। मैं टारगेट विद शिवम गारंटी लेता हूं, इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, और प्यारे दोस्तों बात कर ले यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर जो है काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किए गए हैं साइकोलॉजी के प्रोफेसर के द्वारा। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हो तो आप मन के गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक भूलने वाले नहीं हो। और मेरे द्वारा जो उत्तर आपको दिए जाते हैं सेम टू सेम यदि आप एग्जाम हॉल में लिख देते हो तो कॉपी जांचने वाले यानी कि एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाते हैं और आपको भी साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के पूरे वर्ष की तैयारी मात्र इस 5 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है, तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप सभी साफ साफ देख सकते हो। पहला प्रश्न काफ़ी शानदार प्रश्न है ये। भारत में स्वास्थ्य मनोविज्ञान के विकास की विवेचना करें। भारत में जो स्वास्थ्य मनोविज्ञान है इसके किस प्रकार विकास हुए हैं इसके बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार 7 वर्षों से पूछे जा रहे हैं और इस वर्ष भी जो है पूछे जाएंगे। तो भारत में जो स्वास्थ्य मनोविज्ञान है उनकी विकास किस प्रकार हुई, धीरे धीरे कैसे विकास किए हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा। और प्यारे दोस्तों, मैं इनका थोड़ा सा आपको झलक दूंगा, इनका थोड़ा सा उत्तर संक्षिप्त में बताने का काम करूंगा। जब मेरे द्वारा आपको उत्तर दिए जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ वाकई में मैंने पहले भी इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया हुआ था। तो एक बार मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं झलक दे दूं। भारत में मनोविज्ञान विश्व में मनोविज्ञान के क्षेत्र में सार्थक योगदान कर रहा है। ठीक है, भारत का जो मनोविज्ञान है वो विश्व के मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान अपना दे रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नए अनुसंधान अध्ययन जिसमें तंत्रिका, जैविक तथा स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप समाविष्टि हैं किए जा रहे हैं। भारत में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजिकल रूप से, जैसे कि कोई व्यक्ति कोई सामान बेच रहा है और कोई दूसरा खरीदने वाला है, वो खरीदने के लिए नहीं चाह रहा है। ठीक है, वो खरीदने के लिए नहीं चाह रहा है, परंतु अभी के दौर में एक ऐसा टेक्निक आ चुका है कि साइकोलॉजिकल रूप से आपको वो इम्प्रेस करेगा सामान खरीदने के लिए। तो समझ सकते हो मनोविज्ञान हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखा रहा है। तो आपने साइकोलॉजी ऑनर्स को रखा है तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लकी हो बच्चे, क्योंकि साइकोलॉजी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी में इन प्रश्नों को लिख लो। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊँगा इन प्रश्नों का उत्तर कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त कर पाओगे। आप पहले प्रश्न को कॉपी में लिख लो, क्योंकि जब आपको उत्तर मिलेगा उत्तर में सिर्फ उत्तर ही देखने को मिलेगा, प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो आप पहले प्रश्न को लिख लो और ये सारे प्रश्न साइकोलॉजी के अनुभवी प्रोफेसरों के द्वारा तैयार किया गया है, वो भी एक दिन में नहीं, काफ़ी ज़्यादा गहन अध्ययन करने के बाद आप लोगों के पास मैं इन सारे प्रश्न को लाने का काम करता हूँ।
दूसरा प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि उद्योगों में कर्मचारी चयन के उद्देश्य की व्याख्या करें। जितने भी उद्योग हैं उसमें कर्मचारी का चयन किस प्रकार किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना होता है। प्यारे दोस्तों, ये आप अपने मन से भी इनका प्रश्न लिख सकते हो, ठीक है। मान के चलो कि आप कोई दुकान खोलते हो, कोई शॉप खोलते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक देख रेख के लिए मतलब कोई स्टाफ चाहिए, जिसे आप कर्मचारी बोल सकते हो। तो आप उसका चयन क्यों करते हो, आपका उद्देश्य क्या है, आप अपने शॉप में, आप अपने दुकान में किसी स्टाफ को भर्ती करते हो, आखिर आप क्या सोच के भर्ती करते हो, आपका उद्देश्य क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। और इसका उत्तर काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किया गया है। यदि आप लिख दोगे आसान शब्दों में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। साइकोलॉजी के जो भी साइकोलॉजी का कॉपी जांचता हो एग्जामिनर, उनके द्वारा आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। और आप भी कुल मिला के इस 5 मिनट के वीडियो में आप पूरे साल की तैयारी को कवर करने जा रहे हो, तो समझ सकते हो आप कितना ज़्यादा लकी हो, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। कर्मचारी चयन प्रक्रिया का मूल उद्देश्य संगठन में विभिन्न पदों के लिए सही प्रकार के उम्मीदवारों का चयन करना है, ठीक है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित चयन प्रक्रिया की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। सुव्यवस्थित चयन प्रक्रिया, जैसे कि मान के चलो रेलवे के द्वारा कोई वैकेंसी आती है, तो वो उम्मीदवारों का चयन किस प्रकार से करते हैं, पहले उनका एग्जाम लेते हैं, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर मेडिकल टेस्ट। तो ये सुव्यवस्थित चयन प्रक्रिया है, ठीक है। सुव्यवस्थित चयन प्रक्रिया की आवश्यकताएं होती हैं। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उम्मीदवार के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। जो भी आप स्टाफ को अपने शॉप में भर्ती कर रहे हो, उसके बारे में आप सबसे पहले अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लो। ये क्या नहीं जानता है, क्या जानता है, ये सामान बेचने के लिए जानता है या नहीं, इसे कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं, इसे रुपए जोड़ना आता है कि नहीं, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त करना चाहिए। तो इसके बारे में काफ़ी विस्तार से हम लोग जानेंगे। फिलहाल मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। औषधि दुरुपयोग एवं धूम्रपान के कारण का वर्णन करें। औषधि, कोई भी मेडिसिन का दुरुपयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बाद धूम्रपान के कारण कौन कौन से हैं, यानी कि कोई धूम्रपान कर रहा है उसके कौन कौन से कारण हैं, इसके आपको वर्णन करना है यहाँ पर काफ़ी बारीकी से। औषधि दुरुपयोग की जब बात आती है तो अभी के युवा मेडिकल नशा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि बहुत सारे मेडिकल नशा मार्केट में अवेलेबल आ चुका है और बच्चे उनका उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये औषधि का दुरुपयोग किया जा रहा है। और धूम्रपान के कारण कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको बताना। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप अपने कॉपी में इन प्रश्नों को अवश्य लिखोगे, ठीक है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ इन प्रश्नों को आप कॉपी में लिख लो, क्योंकि बार बार इस तरह का मौका आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए आपके आसपास में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिन्हें रात में नींदें नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, नींद की टैबलेट खाने का काम करते हैं। और बाद में ऐसा होता है कि वो नींद का टैबलेट खाने का आदी हो जाता है, यानी कि उन्हें आदत सी हो जाती है। जैसे कि दर्द की दवाइयाँ, शराब, अवैध ड्रग्स जैसे मनोसक्रिय दवाइयों का अत्यधिक उपयोग, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, इससे शारीरिक, सामाजिक या भावनात्मक नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, समझ सकते हो इस स्थिति में आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। इसके बाद धूम्रपान के कारण कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 चौथा है आपका, अलाभान्वित बालकों की समस्याओं का वर्णन करें। यानी जिन बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है वो बालक की कौन कौन से समस्याएं हो सकती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा टॉप प्रश्न है, ये उम्मीद करता हूँ कॉपी में लिखोगे आप। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अलाभान्वित बालकों की समस्याओं का वर्णन करें, तो आपको लिख लेना। प्यारे दोस्तों, समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार, मान के चलो कोई बालक है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। यानी कि भीड़ में मान के चलो कि किसी कक्षा में कुल मिला के 50 स्टूडेंट हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट यानी कि 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सभी बालकों से, सभी विद्यार्थियों से अलग व्यवहार करते हैं, उनका रहन सहन अलग है, वो असाधारण व्यक्तित्व के होते हैं। ऐसे बालकों को शारीरिक दंड न देकर मनोवैज्ञानिक दंड देकर इनकी समस्या को दूर किया जा सकता है। तो समझ सकते हो साइकोलॉजी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है सर। जैसे कि मान के चलो कोई 50 स्टूडेंट में से कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब नटखट हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में टीचर क्या करते हैं, उसे पीटते हैं, परंतु पीटना नहीं चाहिए, शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, उन्हें मनोवैज्ञानिक दंड देकर उन्हें यानी कि सही किया जा सकता है, उस समस्या से दूर किया जा सकता है। माता पिता तथा गुरुजन को सहानुभूति एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ताकि देखो क्या है ना कि
किसी ने सच ही कहा है कि अब आप लोग मैच्योर हो चुके हो, बात को समझ रहे होगे कि पहले आपको पिटाई लगती थी क्लास में, फिर भी आप गलती कर बैठते थे, परंतु अब पिटाई नहीं लगती है और आपको सिर्फ बातों से समझाया जाता है और आप समझ जाते हो। तो समझ सकते हो कि मनोवैज्ञानिक रूप से और शारीरिक रूप से कितना मतलब ये अंतर है, यहाँ पर डिफरेंस है। इसके बारे में काफ़ी विस्तार से समझेंगे। फिलहाल मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही है, इसलिए हम क्वेश्चन की ही बात करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5वां प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों का वर्णन करें। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखते चलोगे सभी, ठीक है। तो यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षा जो है बालकों के प्रति निष्पक्ष यानी कि किसी का पक्ष न ले एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक होना चाहिए, उसे हम अच्छी शिक्षा बोल सकते हैं। वांछित शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री के चयन हेतु शिक्षक को सहायता प्रदान करना। तीसरा आपका शिक्षक को छात्रों के व्यवहार से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में अवगत कराना। तो ये सारे कुछ तरीके हैं, निम्नलिखित तरीके हैं, इसके बारे में और भी जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका संचार क्या है। संचार क्या है इसके बारे में आपको बताना है, संचार क्या है, ठीक है। तो संचार की बात करें, संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है, ठीक है। मान के चलो कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको सभी विश्वविद्यालय की अपडेट देने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आप लोगों तक संचार को पहुंचाते हैं, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है, मान के चलो कि ये संचार है, ठीक है, और इसके माध्यम से हम मान के चलो हम यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर हो, तो ये संचार के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा मैं आपको विस्तृत रूप बताया, इसके बारे में आपको डिटेल्स में लिखना होता है क्योंकि आपको ज़्यादा नंबर प्राप्त करना है, जिससे संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सके कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी विभिन्न माध्यमों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। संचार की मांग है सभी पक्ष के एक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां आपका संगठन परिवर्तन की आवश्यकताओं की विवेचना करें। संगठन परिवर्तन की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है। संगठन जब परिवर्तित हो जाते हैं तो क्यों परिवर्तित हो जाते हैं, इनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी कॉपी में लिखोगे। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, पिछले 7 वर्षों से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। संगठन परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 8वां है प्यारे बच्चों, भारत में गरीबी के कारणों का वर्णन करें। भारत में जो गरीबी है, ठीक है, भारत में जो गरीबी है उसके कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। भारत में गरीबी के कारणों का वर्णन करें, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न को भी आप अपनी कॉपी में लिखोगे। भारत में गरीबी के कौन कौन से कारण हैं और क्या वजह, मुख्य वजह है, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। और ये प्रश्न काफ़ी कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। आपको मतलब रास्ते में चल रहे हो, कोई भी आप रास्ते में आपसे पूछ दे, अरे यार आप तो पढ़े लिखे हो, भारत में गरीबी क्यों है, इसके कारण बताओ। आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, वहाँ भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो हर जगह ये प्रश्न देखने को मिलेगा, इसको आपको जानना अति आवश्यक है। तो प्यारे दोस्तों, भारत में गरीबी के मुख्य कारण कौन कौन है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। बढ़ती जनसंख्या, वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि सरकार जनसंख्या बिल को नहीं लाती है, जनसंख्या कानून को नहीं लाती है, तो आने वाले समय में भारत की और भी बदतर स्थिति हो सकती है। इसके बाद शिक्षा का अभाव, तो बहुत सारे, मान के चलो कि जनसंख्या जब बढ़ेगी, एक घर में 10 बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पाएगी, और जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो उनका विकास नहीं होगा, और उनका विकास नहीं होगा तो फिर उसका जो दिमाग है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने के तत्पश्चात वो कुछ भी गलत काम करने लगते हैं, उससे क्राइम भी बढ़ता है। इसके बाद अनुसूचित सरकारी नीतियाँ, कुछ ना कुछ सरकारी नीतियाँ भी हैं। इसके बाद विषम सामाजिक परिस्थितियाँ, इसके बाद महंगाई तो बढ़ती जा रही है। सभी को पता है, आप लोग एक समय में 149 में 28 दिन तक मतलब इंटरनेट चलाया करते थे। अभी 149 रुपये में जियो में कम से कम 20 दिन यूज कर लेते हो, वो भी 1 GB। तो समझ सकते हो महंगाई। आप यहाँ से छोटी सी बात कर ले हम रिचार्ज की, तो रिचार्ज में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, तो आप समझ सकते हो और भी चीज़ें में कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी होगी। इसके बाद प्राकृतिक आपदाएँ, बीच बीच में बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएँ भी आ जाते हैं, जैसे कि बाढ़ का दे तो सुखाड़,
इसके बाद वर्षा नहीं होती है, तो ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसके बाद उचित स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, लोगों की बुरी आदतें बोले तो नशा करना, चोरी करना, मतलब ये सारी बुरी आदतें, तो ये सारे गरीबी के कारण है। बेरोजगारी सबसे बड़ी गरीबी के कारण है। तो प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें आपको जो है काफ़ी अच्छे ढंग से आपके एग्जाम हॉल में लिखना है, तो मैं बताऊंगा कैसे आप इनका उत्तर प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, स्वयं सम सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? स्वयं सम सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आप अपने कॉपी में लिखोगे। प्यारे दोस्तों, इन वीडियो में मैंने एक वर्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज किया, इम्पोर्टेंट वर्ड का मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज किया, क्योंकि ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके पूरे साल की तैयारी को इस 5 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है, तो समझ सकते हो वाकई में ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात कर ले स्वयं सम सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। तो स्वयं सहायता समूह अपने कोष के पैसे से ग्रामीण आधारित सूक्ष्म या लघु उद्योग की शुरुआत भी करते हैं। ठीक है, मान के चलो कि आपके गांव में या आपके शहर में समूह चलता होगा, उससे आप पैसे लेकर आप अपने रोजगार को प्रारंभ करते हो या छोटा लघु उद्योग की शुरुआत करते हो, जिससे रोजगार के नए अवसर जो है बनते हैं, सृजित होते हैं। ठीक है, इन समूहों में से किसी को नेतृत्व दे दिया जाता है। मान के चलो जो आपके इधर समूह बनता है, उसमें किसी एक को नेतृत्व करने के लिए वो समूह में रखा जाता है, जो सारे प्रबंधन का कार्य करता है। इन समूहों को बैंकों द्वारा धन दिया जाता है, या ये जो छोटे छोटे समूह बनते हैं तो उनको जो है बैंकों द्वारा कर्ज दिया जाता है, जिससे वित्तीय लेन देन में आसानी होती है। ठीक है, आपको डायरेक्ट बैंक की चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होती है। आप समूह के माध्यम से लोन ले पाते हो और अपना रोजगार या अपना उद्योग लगाते हो, और जिससे रोजगार के नए अवसर बनते हैं। तो समझ सकते हो स्वयं सम सहायता समूह कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके बारे में और भी आपको विस्तार से लिखना है, क्योंकि ये ऑनर्स पेपर है। ऑनर्स पेपर में आप जितना बेटर लिखोगे उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है प्यारे बच्चों आपका, दुर्घटना से आप क्या समझते हैं? दुर्घटना कैसे होती है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10वां जो है यहाँ पर देख सकते हो, दुर्घटना से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आपको बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम लोग मुख्य बात जान लेते हैं, दुर्घटना होने के क्या कारण है। तो हर दुर्घटना होने के अपने कारण होते हैं। ठीक है, हर दुर्घटना के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे सड़कों पर दुर्घटनाएं, खराब सड़कों की वजह से, वाहनों के उचित रखरखाव के अभाव से, ड्राइवरों पर काम के दबाव, नींद की कमी, यातायात के नियंत्रण में अव्यवस्था, सुरक्षा के बारे में जानकारी का अभाव, गलत ढंग से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर पर कानूनी कार्रवाई न होने के कारण होती है। अब दुर्घटना के 3 प्रकार होते हैं, जान लेते हैं हम लोग। एक होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात कर ले तो डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग एक्सीडेंट। दूसरा होता है प्यारे दोस्तों आपको ड्यू एक्सीडेंट। तीसरा होता है एक्सीडेंट केज्ड बाय स्लीपिंग एंड अदर मूविंग वायलेशन। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। फिलहाल मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करता हूँ। परामर्शन से आप क्या समझते हैं? परामर्शन के लक्ष्यों का वर्णन करें। परामर्शन से आप क्या समझते हैं, उनके कौन कौन से लक्ष्य हैं, उनका परामर्शन के बारे में जो आप जानने का प्रयास कर रहे हो, उनका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में इन प्रश्नों को लिखोगे, क्योंकि उत्तर में सिर्फ उत्तर ही देखने को मिलेगा, प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। और ये सारे प्रश्न अनुभवी प्रोफेसरों के द्वारा काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। ठीक है, परामर्शदाता और ग्राहक के बीच एक सहयोगी प्रयास है। पेशेवर परामर्शदाता ग्राहकों को उन समस्याओं के लक्ष्यों और संभावित समाधानों की पहचान करने में मदद करते हैं जो भावनात्मक उथल पुथल का कारण बनती है। संचार और मैथुन कौशल में सुधार करना चाहते हैं, आत्मसम्मान को मजबूत करना और व्यवहार परिवर्तन और इष्टतम मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर बात करें तो परामर्शन जो है मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से हम लोग जानेंगे। बाल अपराध को रोकथाम एवं सुधार का उल्लेख करें। बाल अपराध अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने को दिख मिल रहा है। अभी हम यानी कि जो भी सोशल मीडिया खोलते हैं, मान के चलो फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी देखते हैं तो कम उम्र के लड़के, जितने भी कम उम्र के लड़के हैं, वो एकदम काफ़ी ज़्यादा मतलब खौफनाक गाना लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खौफनाक लुक दिखाते हैं। मुझे कभी कभी डर लगने लगता है कि आखिर ये हमारा समाज किस ओर जा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे का भविष्य क्या हो सकता है।
ये जो मतलब इस तरह का मतलब लुक दे रहे हैं, इस तरह का मतलब सॉन्ग दिखा रहे हैं, इस तरह का रील्स बना रहे हैं, इनका भविष्य क्या होगा? तो कहीं न कहीं ये एक बाल अपराध है। इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसका एवं इसमें सुधार कैसे ला सकते हैं? आपके आस-पास भी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एकदम उनके उनके मतलब आदर्श, उनका जो हीरो होगा कोई ना कोई गैंगस्टर होगा। कुछ बच्चे, हम सभी बच्चे की बात नहीं कर रहे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मतलब आदर्श, जिनका हीरो सारा कुछ गैंगस्टर ही होता है। एकदम गैंगस्टर वाला गाना लगाएँगे, मतलब लुक देंगे एकदम कुछ गजब सा, मतलब कुछ ना कुछ एकदम उठपटांग करते ही रहते हैं। तो इसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं? इसमें कैसे रोकथाम ला सकते हैं? प्यारे दोस्तों, ये जानना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि आपके आस-पास, आपके समाज में भी इस तरह के बालक देखने को मिलेंगे, ठीक है? बाल अपराध के रोकथाम के उपाय हम आप लोगों के सामने बता दूं थोड़ा शॉर्ट में। समुचित पालन पोषण, मारपीट और अपमान बहुधा बालक को अपराध की ओर ले जाता है, ठीक है? इसके बाद कहीं न कहीं इसमें पेरेंट्स का भी हिस्सेदारी होता है। यदि पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान ना दे, बच्चों पर नज़र ना रखे, तो वो बहुधा बालक हो जाता है, वो अपराध की ओर अपने आप को ले जाता है। इसके बाद स्वस्थ मनोरंजन का व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है? स्वस्थ मनोरंजन के अभाव में बालक अपराधी प्रवृत्तियों के प्रोत्साहन मिलता है। मनोवैज्ञानिक दोषों का उपचार, ये सारे वजह हैं बाल अपराध के, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर देख सकते हो आप सभी। नैदानिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें, नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करें। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, वातावरणीय मनोविज्ञान के क्षेत्र की व्याख्या करें। वातावरणीय मनोविज्ञान के क्षेत्र की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 15 में है, हमें नियमित रूप से व्यायाम क्यों करना चाहिए? हमें नियमित रूप से योगा क्यों करना चाहिए? जैसे बाबा रामदेव कहते हैं कि योगा से होगा, योगा से होगा। हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? व्यायाम के 2 लाभ बताएं, यानी एक्सरसाइज यानी कि योगा के 2 लाभ बताएं, 2 बेनिफिट बताएं। क्वेश्चन नंबर 60 आपका, शिक्षा में निर्देश के महत्व की व्याख्या करें। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों की उत्तर की। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर कहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और आपको अति शीघ्र, उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ के रूप में। आप बच्चे डाउनलोड कर लेना और आप एक बार ज़रूर पीडीएफ को देख लेना, देखते ही आपको याद हो जाएगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। और काफ़ी आसान शब्दों में उत्तर तैयार किए गए हैं और मेरे द्वारा जो उत्तर दिए जाएंगे उसी से आपको सेम टू सेम एग्जाम में लिखना है, ताकि आपको साइकोलॉजी में फुल मार्क्स प्रदान हो और इस 10-5 मिनट के वीडियो में आप पूरे साल की पढ़ाई को कवर कर सको। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत कम ही सब्सक्राइबर बचे हैं 1 लाख के लिए, और मैं आप लोगों से 1 भी रुपये नहीं लेता हूँ किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल देने का। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वहाँ पर सभी प्रश्नों का पीडीएफ मिल सके, ठीक है?